हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट को लेकर भारत में राजनीतिक रस्साकसी शुरू हो गई, क्योंकि पुराने सीईसी ने अपना पद छोड़ दिया और नए की नियुक्ति कर दी गई है। मतलब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अब आपको ज्ञानेश कुमार देखने को मिलेंगे, जिन्हें सरकार का काफी करीबी माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई थी तो इस कमेटी में राहुल गांधी भी थे, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमेटी की मीटिंग कंप्लीट होती है, राहुल गांधी सीईसी के अपॉइंटमेंट पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं इस कमेटी के फैसले से एग्री नहीं करता। लेकिन एग्री करने से और ना करने से होता क्या है, क्योंकि नियुक्ति का मौजूदा ढांचा कुछ ऐसा है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन मना भी कर देता है तो कोई अंतर ज़्यादा पड़ता नहीं है, और इसी को लेकर पूरा विवाद हमें देखने को मिलता है। चुनाव आयोग के बारे में आप जानते होंगे, जो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानमंडल के चुनाव कंडक्ट करवाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पंचायत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आते, इसलिए राज्यों के अपने अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं जो इसे डील करते हैं। चुनाव आयोग को अगर आप देखोगे तो इसमें हाईएस्ट लेवल पर इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट होती है, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब कितने कमिश्नर होंगे, इस पर हमारा संविधान एकदम चुप रहता है, एक शब्द तक नहीं बोलता। अब इसे आप संविधान निर्माताओं की कमी समझ लीजिए या फिर पॉलिटिक्स, इस पर आपकी अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन आर्टिकल 324 का क्लोज टू क्लियरली ये कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। अब ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, जितने भी। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो कितने निर्वाचन आयुक्त रखना चाहते हैं। अब राजीव कुमार के बारे में आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। 2022 में इन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, और इनके सीएसी बनने के बाद हमने बहुत कंट्रोवर्सी देखी। इन्हें ही रिप्लेस किया ज्ञानेश कुमार ने, जो कि गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये सरकार के करीबी तो होंगे। अब राहुल गांधी ने ये बोला है कि सीईसी और ईसी के अपॉइंटमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सरकार आखिर कैसे किसी नए सीईसी और ईसी को अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। कुछ टाइम पहले सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति अचानक से की गई थी और अब इनकी कर दी गई है। 2023 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना लेती, ईसी के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। फिर सरकार कानून लेकर आई और मुख्य न्यायाधीश को पैनल से बाहर कर दिया और उनकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर की व्यवस्था कर दी। उसी वक्त से सवाल उठ रहे थे कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमेटी में 2 सत्ता के लोग होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा, तो 2-1 से सीधे सीधे मामला सरकार के फेवर में चला जाएगा। मतलब सरकार अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को वहां पर बिठा सकती है। इन्हीं चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि आपने चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर आखिर निकाल क्यों दिया। लेकिन ये मामला भी दूसरे केसों की तरह अधर में लटका हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 19 तारीख को, यानी ये 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई स्थगित कर दी गई। पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे तो चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगते रहे, जैसे कि निर्वाचन आयुक्त सरकार की मंशा के लिए काम करते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई जाती है, और चुनाव आयोग जो मतदान का ब्यौरा देता है उसमें भी कहीं ना कहीं तालमेल की कमी पाई जाती है। ऐसे में सीईसी और ईसी की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता काफी मायने रखती है। विपक्ष का सीधा सा कहना है कि अगर सरकार को इन लोकतांत्रिक मूल्यों की पड़ी होती तो सरकार इनकी नियुक्ति इतनी जल्दबाजी में नहीं करती, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर सुनवाई हो जाने दीजिए, इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत क्या है। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता की बात कौन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी, जिसका खुद का इतिहास चुनाव आयुक्तों को राजनीतिक लाभ देने का रहा है। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये वो सारे सीईसी है जिन्हें पोस्ट रिटायरमेंट के बाद इस तरह के फेवर मिले हैं। खैर, इन सबसे अलग एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि सीईसी को अपॉइंट करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होंगे या नहीं ये उन पर ही डिपेंड करता है। और अगर चुनाव आयोग थोड़ा भी कमजोर होगा तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज गवर्नमेंट बीजेपी की है, कल से हो सकता है चेंज होकर किसी और की बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना। और अगर दूसरी गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया तो राजनीतिक पार्टी ऐसा करती है, अपने चहेते को उस पद पर बिठाती है। लेकिन इन सबकी वजह से पिसते कौन है, भारत की जनता। क्योंकि देखिए, कुर्सी मिलने वालों को तो कुर्सी मिल जाती है, लेकिन बदले में जनता को क्या मिलता है, खोखले वादे। ऐसे वादे जिनकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं होती। नो डाउट कि सब गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काम करती है, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चलती है,
लेकिन वक्त की जरूरतें क्या है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है वोटर्स को बहलाने फुसलाने के लिए, लेकिन बाद में लोगों को क्या मिलता है? क्या एक कमजोर इलेक्शन कमीशन इस पर कभी सोच पाएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसका यूज तो नहीं कर रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए? क्या इलेक्शन कमीशन कभी इन बातों को समझ पाएगा? देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।